नमस्ते मणिराजन जी, नमस्ते। आज हम मणिराजन जी के मुलुंड स्थित नाड़ी भविष्य केंद्र में आए हैं और आज मैं मणिराजन जी से मुलाकात करते समय उनका अनुभव, उनके नाड़ी ग्रंथों के ऊपर के विचार और उन्होंने नाड़ी ग्रंथ केंद्र चलाते समय उन्हें आए हुए अनुभवों के साथ उन्होंने क्या क्या नया सोचा हुआ है, क्या क्या नई बातें जो अन्य नाड़ी भविष्य केंद्रों में दिखाई नहीं देती, ये इसके बारे में मैं उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा। और आशा है कि ये इंटरव्यू जो देखेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे वो मणिराजन जी के विचारों के साथ अन्य नाड़ी भविष्य केंद्रों में जाकर के जैसे मणिराजन जी ने काम करना शुरू किया उसके तरफ उनके जैसा ही काम अन्य नाड़ी केंद्रों में भी हो, इसलिए वो प्रयत्न करें हमारी तरफ से। धन्यवाद। मणिराजन जी, आज बहुत महीनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। आपका थोड़ा सा स्वयं का परिचय दे दीजिए पाठकों के लिए। जी, मैं मणिराजन लास्ट 20 ईयर्स से ये नाड़ी शास्त्र का काम करता हूँ। मैं बेसिक वैदीश्वरन कोयल का ही हूँ। वहाँ से मेरा गुरुजी से मुझे इस नाड़ी शास्त्र के लिए सीखने के लिए मौका मिला। कौन आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी है कृष्ण स्वामी है वो। अच्छा। अभी वो गुरुजी नहीं है, मतलब काफी एज है गुरुजी। तभी मैं उधर पढ़ने के समय से मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड था। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी मुझे काफी इंटरेस्टेड था छोटा से मैं, इसलिए गुरुजी से मिलने का मौका मिला। तो बचपन से उसमें मैं उनसे सीखने के लिए काम कर फिर उनका जो मदद कर सीखने लगा। वैसे आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मुझे पढ़ाई एक्चुअली मैं पढ़ाई किया वो स्कूल एजुकेशन की, उसके बाद में मैंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में पढ़ाई की एंड एस्ट्रोलॉजी में मदुरई कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी का एस्ट्रोलॉजी में मैंने पढ़ाई किया एंड केपी सिस्टम का भी विशारद हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफी छोटा से मैं काफी रिसर्च वगैरह करना नहीं, इसके बारे में बहुत डीपली इच्छा रखता है। वैसे करते गुरुजी से जो नाड़ी शास्त्र के बारे में पढ़ने के लिए मौका मिला, स्पेशली मैं जो मेरा जो पढ़ाई है इस स्पेशल तमिल लैंग्वेज में मैंने पढ़ा था एक्चुअली। इस कारण से जो पोएट्रीज रहते हैं, पोएम रहते हैं, श्लोक लैंग्वेज में लिखा हुआ जो रहता है उसका वो पोएम, वो पोएट्रीज का जो वर्ड जो रहता है उसका जो श्लोक, उसके मीनिंग में अच्छा से जानता हूँ, मतलब उसमें मैं पहले से इंटरेस्टेड पढ़ता था। मणिराजन जी, मुझे ये भी पता करना है कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? देखिए, मैं बहुत सालों से एक्चुअली यहाँ मुंबई में रहता हूँ, तो मैं अच्छा से मराठी भी जानता हूँ, लेकिन इतना ही मेरा यही है, मैं मराठी में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बोलने हर मराठी में जानता हूँ। अच्छा। तो मैंने सुना है कि आपकी मिसेस मराठी है? यस, मेरा मिसेस जो है महाराष्ट्र है वो। अच्छा। इसलिए मैं मराठी को नेचुरली जानता हूँ। मुझे मराठी पढ़ने भी आता है, खाली फॉर्चुनेटली मेरे साथ बैठने वाला कस्टमर्स मोस्टली महाराष्ट्रियन है, बट लेकिन उन लोग ने मेरे साथ हिंदी में बात करके मुझे भी नेचुरली हिंदी में बना दिया एक्चुअली। तो उन लोग मराठी में बात किया रहता है, तो शायद आज मैं मराठी में बहुत अच्छा से बात कर सकता था, क्योंकि उन लोग हिंदी से बात करने के कारण मुझे हिंदी। मणिराजन जी, अभी हम बात कर रहे थे तो आपके सेंटर की स्पेशलिटी जो आपने बताई, और मुझे भी आज मेरे ख्याल से कम 200 नाड़ी सेंटरों को मैं जानता हूँ, मिलता रहता हूँ। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद वो जो एक आपके सेंटर का एक नयापन जो लगा वो ये कि आप जो भी नाड़ी सेंटर में आपके यहाँ से नाड़ी रीडिंग करके जाता है और उसे वो फल नहीं मिलता या उचित काम नहीं हुआ है ऐसे उसको लगता है, तो आप कहते हैं उसको कि भैया आप वापस आ जाओ। डेफिनेटली। उसके बाद आप क्या कहते हैं वो आप ही बताइए। जी, दो चीज होते हैं। मैं नाड़ी शास्त्र का कस्टमर का भी जो हम काम लेते हैं उनका पेजेस वगैरह जो नाम का शब्द से शुरू होकर एवरी डिटेल मैच करके पास्ट डिटेल में टैली कर ही उनका जो प्रेडिक्शन वो बोलता है। ये बात सच है, पास्ट बात इसलिए मैं ज्यादा कंफर्टेबल टैली करके निकालता हूँ, क्योंकि मैं सही पेज निकाल रहा हूँ नहीं निकाल रहा हूँ, ये मुझे पहले जानना है।
तो पर्सन को तो उनका पास्ट मालूम है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। मुझे वो पता में जो जो लिखा सब कुछ मालूम है, लेकिन इस पेज इस लीव ये पर्सन को टेली होगा नहीं होगा, इसलिए उनका पास्ट में काफी डिटेल में मैच करके देखता हूँ। वो पास्ट डिटेल मैच होते आते तो आगे का जो फीचर का जो प्रेडिक्शन है उनको रिकॉर्ड करके मैंने उनको दे देता हूँ। मतलब जो भी मैं उनसे बात करेगा तो ऑटोमेटिकली हम वॉइस रिकॉर्ड करके उनको सीधी बनाकर देता हूँ। ये प्रेडिक्शन उनको दे देते हैं। देने के समय ये बात भी बोलकर देते हैं, उनका जो प्रेडिक्शन करके देने के बाद उस कस्टमर का प्रेडिक्शन करने के बाद उनको मन में लगता है प्रेडिक्शन मेरे लिए मैच नहीं कर रहा और ये प्रेडिक्शन मेरा रहेगा नहीं, दूसरा किसी का तो निकाल कर मनी राजन मेरे लिए पढ़ लिया, इस तरह का उनका माइंड में कुछ लगा हो। नहीं तो प्रेडिक्शन करने के बाद वो थोड़ा समय के बाद इमीडिएटली आज पथरी पड़ा 1 महीना 2 महीना में तो वो प्रेडिक्शन का सही क्या गलत क्या हो तो जानना मुश्किल है। लेकिन नेचुरली साल के बाद में तो सामने वाला लोगों को मालूम पड़ेगा कि प्रेडिक्शन मेरे लिए कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, मेरे लिए कुछ पॉजिटिव असर पड़ा नहीं पड़ा। उनको पॉजिटिव असर नहीं पड़ा है तो वो पर्सन को मैं बुलाता हूँ, मैं पत्री पढ़ने के टाइम में बोलता हूँ, कनेक्टिविटी में रखता हूँ। आज तक मैं कितना भी कस्टमर्स ने पत्री पढ़ा सब पर्सन के लिए पर्सनली एक आईडी नंबर देता हूँ। मैं वो आईडी नंबर मैं कभी से पत्री पढ़ना शुरू किया उस दिन से चालू है, उसके जो आईडी नंबर के साथ मैं उनको देकर रखता हूँ। उसके बारे में तो पढ़ने के बाद उनको प्रेडिक्शन सही नहीं है, मतलब उनको लगा नहीं है तो सीधा उनको वापस बुला लेता हूँ। उनके पास 2 बात होता है, वापस पेज खोलता हूँ, चेक करता हूँ। फिर भी कस्टमर का 2 ऑप्शन है, वो रिपीट प्रेडिक्शन को वापस रिपीट करना चाहते हैं, नहीं उनका जो भी प्रेडिक्शन पहले मैंने किया उनको मैच नहीं हुआ, उनको लगा मैंने फीस लिया फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, वो लेना चाहते हैं उनके हिसाब 100% उनका जो भी अमाउंट उनका जो भी मैं फी लिया वो रिटर्न देने में मुझे कोई नहीं देते। लेकिन मोस्टली उस तरह का सिचुएशन हजारों में कस्टमर भी नहीं होता। तो ये आपने सुना कि मणिराजन जी के सेंटर में आने के बाद आप नाड़ी का लीफ निकाला और उसमें जो कुछ बातें बताई गई मणिराजन जी द्वारा वो आगे जा करके 1 साल 2 साल ऐसे जब उसका घटना घटने की के समय वो हुई नहीं या कोई आपको मन में कोई संदेह हुआ तो आप मणिराजन जी से निसंकोच होकर के उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के उनके पास आ जाइए। वो आपकी समस्या क्यों बनी और अभी तक काम क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे और फिर भी आपको लगा कि भाई ये नहीं है तो आपको जो फीस उन्होंने ली है वो आपको वापस कर देंगे। 100% मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आज पहली बार कोई नाड़ी सेंटर का एक चीफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि आप सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर आपके पैसे के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, आप अपने पैसे लेके जा ही सकते। तो ऑप्शन आपके पास है, पैसे लेके जाना है या फिर और एक नाड़ी का लीफ निकाल करके उसमें से कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। लेकिन इनके कहने से अभी तक ऐसा कोई भी बंदा आया नहीं कि जो पैसे ले लो और वो करके गया। एक तो ये इनकी विशेषता है। और अभी अब बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि हर एक जो व्यक्ति जिसकी नाड़ी भविष्य की पट्टी निकली हुई है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर वो देते हैं। तो वो नंबर क्या है और ये पीछे इनके जो रखे हैं बहुत सारे रजिस्टर, उनका राज क्या है, इनके बारे में पूछ रहा हूँ। जो कस्टमर को मैं पेज पढ़ता हूँ वो पढ़ने के बाद वो पेज में उनका प्रेडिक्शन करने के बाद उस पर्सन के लिए कॉपी करता हूँ, रिकॉर्ड करके देता हूँ। नेचुरली मैं रिकॉर्डिंग जो कंप्यूटर में करने के टाइम उसको एक नंबर दे देता हूँ, वो नंबर कनेक्टिविटी नंबर में रहता है। वो नंबर के साथ उनका प्रेडिक्शन रिकॉर्ड करके तो उनको दे देता हूँ। फिर वो पेज में रहने वाला जो मेन पॉइंट्स जो रहते हैं वो मेन पॉइंट्स निकाल कर मैंने जो रजिस्टर्स रहते हैं वो रजिस्टर्स में मैं उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी उनको जो पढ़ा हुआ इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन को वो नंबर एंड उस डेट के साथ साथ मैंने वो सब डिटेल्स वो जो उसमें रहता है वैसे उसको मैंने नोट करके रख लेता हूँ। इस कारण के लिए इनको रखता हूँ। कल मुझे इस पर्सन वापस मुझे वो कभी कॉल करे, मुझे मेरे से बात करे। क्या होता है मेरे कस्टमर्स ऑलमोस्ट सोचिए 20,000 के ऊपर रहेगा तो नाम जो है वो रिपीट आता है। अब एक ही नाम पे एक नाम वो आदमी बताते मेरा नाम है अनिल है, मैं भी ताना से बोल रहा हूँ। तो मैं ताना में अनिल नाम का इंसान में कम से कम 100 लोगों में पत्री पढ़ा रहेगा।
बहुत सालों में, तो वो कौन सा अनिल है जानने में मुझे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं वो कस्टमर को मैं ये कहता हूँ, आपको जो ID नंबर देता हूँ मैं, वो नंबर खाली मुझे बताइए, आपका नाम का भी मुझे जरूरत नहीं। अब मुझे ये बताइए, समझ लो कि ये पेज मेरा है और इस पेज से ऊपर मैंने आपको ID नंबर बोला 4088 और उसके पहले भी आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना 1713। जी, ये कंटिन्यूटी नंबर ही है, वो 134 के बाद आगे का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये कंटिन्यूटी में रहता है। ओके। वो लंबा नहीं लिख सकते, इसमें वो लास्ट का जो 4 डिजिट में वो कंटिन्यू होता है। तो इसके पहले और 2 डिजिट है जो इन्होंने लिखे नहीं है, जो वो है 13। तो 134 का मतलब है ये पहले से कनेक्ट किया, मणिराजन जी, और 17 के डिजिट से शुरू होता है वो आपके जो मेरा जो ब्रदर का उनका नाम क्या है? वो उनका नाम है स्वामी सेल्वम है। वो फोन करने के टाइम कस्टमर को कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लिए वो फ्रंट 2 नंबर ID में दिया जाता है। हाँ, तो ये नंबर ID जो है 4088 वो उसके लास्ट नंबर है। 17 से शुरू होता है तो मणिराजन जी का है, 13 से इनका शुरू होता है, 17 से शुरू होता है वो उनके जो सेल्वन करके दूसरे नाड़ी लीडर भाई है उनका। तो आपको ये बताना है कि ये रेफरेंस नंबर है, वो रेफरेंस निकालने के बाद ये पेज वो खोल लेते हैं। अब इस पेज में क्या क्या लिखा है आपने? देखिए, ये पेज है, ये 4088 ये ID नंबर है। इस पर्सन का जो अभी मैं जो पता ही पड़ा, उनका जो कहाँ से आया है, एक्चुअली गोरेगांव से आया, गोरेगांव तो मैं नाम दिया है। उसका डिटेल्स वगैरह भी है, उसका जो कौन सा डेट में पड़ा 28 जुलाई 2012 इस तरह का जो डिटेल है। फिर उनका जो किसका पत्री पड़ा मैंने, उनका जो नाम डिटेल, इनका नाम लिखा है ब्रजेश लिखा है, ब्रजेश गांधी, ब्रजेश गांधी लिखा है। गांधी उनका डैडी का नाम है। अच्छा। पेज में आया वो गांधी नाम, उनका माँ का नाम आया था कांचन, जो माँ का नाम डिटेल्स आया। उनका जो इसमें लिखा है ब्रदर्स, 1 ब्रदर 2 सिस्टर्स, मैरिड, 2nd सिस्टर, जो भी मैं पत्री पढ़ने के बाद जो डिटेल्स है वो, उनका जो प्रॉब्लम्स क्या है, वो टुडे क्या सिचुएशन में इनका प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम के बारे में आगे प्रेडिक्शन में क्या क्या लिखा था, कुछ मैं थोड़ा सा बताओ ना क्या इसमें इनका लिखा है। इनका भी पत्री पढ़ने के टाइम एक्चुअली थोड़ा पर्सनल लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई या एक भाई एंड इनका जो कोई लेडीज का कारण, लेडीज का रिलेशनशिप के कारण इनको काफी लॉसेस है। इनको लेडी ने कुछ पैसा चीटिंग के लिए तो इनका ब्लैकमेल की तरह का जो डिटेल है, उस कारण से थोड़ा टेंशन, पैसा लॉस हुआ इनको। इस कारण से फैमिली में भी प्रॉब्लम है। तो इनका जो इस पर्सन का सर्विस किया, अभी सर्विस छोड़ दी, अभी प्रेजेंटली ट्रेडिंग टाइप का काम कर रहा है। अभी भी दूसरा प्यार इन्वॉल्वमेंट में है। इनका थिंकिंग नेगेटिविटी रहता है, इनका कुंडली में कुछ ग्रह का दोष है, दशा मुक्ति खराब है एंड जनरेशन इफेक्टिव है इनका। उसके बाद जो आगे जाकर इनका जो 2013-14 आगे का जो पीरियड है, इनका एज के हिसाब से इसमें लिखा है 35-38 के बाद आगे के जो पीरियड में चेंजेस आएगा, उसके लिए इनको कंसंट्रेशन, ध्यान, जो रेमेडियल से बुझावट है वो कंटिन्यू करने से होगा। इस तरह का इनका जो एक रफ डिटेल है, वो डिटेल उसमें पहले से लिखा हुआ रहता है। ये जो है 5-8 ये डेट ऑफ बर्थ पट्टी से निकला हुआ है या उस आदमी ने दिया? ये डेट ऑफ बर्थ को पर्सन से लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। पत्री में हिंदू कैलेंडर से रहते हैं, डिटेल हिंदू कैलेंडर से रहते हैं। उसके बाद फिर हिंदू कैलेंडर का डिटेल में हम लोग ने डिटेल निकाल देते हैं। अच्छा, मैं ये साथ में ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे नाड़ी सेंटर में हर एक जब हम इंप्रेशन देते हैं तो बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या ये बात पूछना सही है? देखिए, 2 चीज रहते हैं जी, डेट ऑफ बर्थ दे, डेट ऑफ बर्थ ना दे, ये दोनों का नाड़ी शास्त्र, नाड़ी प्रेडिक्शन का बीच में कोई संबंध नहीं रहता। ये बहुत सारा लोगों का, कस्टमर्स का गलत अंडरस्टैंडिंग रहता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ में दे दिया तो इनको मेरे बारे में सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण कोई किसी के बारे में मालूम नहीं पड़ता। 2 रीजन से रहता है। मेरी पास एक कस्टमर से आता है, वो कस्टमर कहते हैं, वो जानते हैं मैं उनका डेट ऑफ बर्थ 1981, ओके, वो कस्टमर मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं देना चाहते, मुझे खाली थंबनेल दिखा। वो थंबनेल 108 बेस में रहते हैं, अब बताए आपको, उसमें शिकारी रेखा का थंब प्रिंट उनका निकला। मैं जाकर शिकारी रेखा का बुक लेकर आऊँ, वो शिकारी रेखा का बुक में इस पर्सन का एज में नहीं जान सकता हूँ।
तो 1981 में जन्म हुआ रहेगा। मैं अनफॉर्चुनेटली 1978 ईयर का बुक लेकर आकर उसमें हर पेज पढ़कर दिखाते रहता हूँ, ये आपका मैच होता है, वो मैच होता है। इसके कारण काफी समय जो है बर्बाद होता है। वो पर्सन जानता है मैं नहीं दूंगा, जो भी करो तुम, कोई भी पता ढूंढो तो ढूंढ कर ही निकालो, आराम से मैं ढूंढ कर निकालता हूँ। उसके हिसाब से उनको चार्ज देना होगा। दो चार्ज रहते हैं, विथ डेटा बर्थ एंड विदाउट डेटा बर्थ। मेरी बात पूछने की है कि आपको ये पहले पता है हर नाड़ी सेंटर वाले को कि नाड़ी भविष्य के पट्टी का हाथ उसके डेट ऑफ बर्थ का कोई माने नहीं है, पट्टी में ही नाड़ी भविष्य का आता है। तो फिर आप मानते क्यों? देखिए, दो चीज रहता है। अभी नाड़ी शास्त्र में एक कस्टमर का जो चार्जेस है, सोचिए अभी 1981 इस पर्सन मुझे दे दिया, डेटा बर्थ मुझे बोला, पूरा डेटा बर्थ का जरूरत नहीं, खाली ईयर, वो ईयर वो दे दिया 1981 का पेजेस लेकर आ उसमें ढूंढ, तो मैं 81 का पत्ता लेकर अगर ढूंढूं तो वो मैं इतना 2 आवर्स ढूंढने के काम हाफ एन आवर में खाली 81 को पूरा सर्च करके उसका पता है नहीं, मैं सीधा आंसर दे दूं। यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ईयर की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक नाड़ी सेंटर वाले उनके एक मन में बैठा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ चाहिए। ये नाड़ी हर एक नाड़ी सेंटर वालों के पास जा करके मैंने भी उनको पूछा है कि आप पूछ रहे हो तो ईयर ऑफ बर्थ पूछो, क्योंकि आपने जो पैकेट्स लाए हैं वो पैकेट ईयर के हिसाब से लाए, इसीलिए सिर्फ आप पूछ रहे हैं। आपका ये नाड़ी भविष्य के संदर्भ में नाड़ी भविष्य से ही आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, लेकिन ये आपके कोई भी नाड़ी सेंटर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए जो नया आता है आदमी, जो नाड़ी भविष्य के बारे में मेरी बातें सब सुन करके आता है, पता है ओक साहब के लिए तो कोई किसी ने पूछा नहीं था नाड़ी भविष्य, ये डेट ऑफ बर्थ, और आप यहाँ आओ तो पहले लिखा रहते हैं डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो ये आपके नाड़ी सेंटर वालों के लिए एक निगेटिव पॉइंट बनता है। ये आप हमेशा ध्यान रखो कि जो बाहर बैठा हुआ है वो उसके मन में बहुत सस्पिशन है, ये पता नहीं यार ये काले लोग हैं, ये लुंगी पहन के आते हैं, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, ये वो तो बताते रहते हैं लेकिन वो भी उनके साथ तो मिले होंगे, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे सोचने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। और इसमें आपने बोला कि अभी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो बोलेगा यार मैं क्यों डेट ऑफ बर्थ बताऊं, तुम ढूंढो, और तुम कहेंगे नहीं हम नहीं ढूंढेंगे और ढूंढना चाहेंगे तो हम तुम्हारे से डबल पैसे लेंगे, तो उनका डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हर एक नाड़ी सेंटर वालों ने अभी आप इससे शुरू करो कि हाँ हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें ईयर ऑफ बर्थ चाहिए। इसका जो कारण ये है कि ये पैकेट 1967 वाले के लिए का पैकेट नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बताऊं भाई अभी है नहीं हमें पास वाला पैकेट, चाहते हो तो हम मंगवाएंगे, लेकिन दोनों ये काम का नहीं है। देखिए वो भी होता है, वो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ नहीं देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे तो मैं एक मिनट ये है तो फिर आप मानते क्यों है? वहाँ बाहर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन और डेट ऑफ बर्थ, वहाँ लिखो डेट ऑफ बर्थ नहीं ईयर ऑफ बर्थ लिखो। उसमें दो चीज होते हैं, डेट ऑफ बर्थ हम लोग हमारा जो कम्युनिकेशन देख लेते हैं, हम काली कहीं पेज एक्टिविस्ट करते हैं, हम लोग उसमें जो उनका डेट ऑफ बर्थ लेकर नहीं लेते हैं, विदाउट डेटा बर्थ वो देते हैं क्योंकि पत्री पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचिए अभी आपका डेटा बर्थ 1950 है, मैं आपके सामने 1952 के पेज पढ़ रहा हूँ, फिर भी आप जानते हैं देखो हमारा 52 है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं ईयर ऑफ बर्थ देने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेकिन आप मांगते समय डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हो ये गलत है। हमारे कस्टमर ने ईयर ऑफ बर्थ हमारे पास दे देते हैं तो उनको पता निकालने में ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका डेट ऑफ बर्थ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वगैरह रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ जरूरत ही नहीं पड़ते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कम्युनिकेशन कंपलसरी होते हैं। ये सब आप कह रहे हो, लेकिन हर एक नाड़ी सेंटर के आप वहाँ जाएंगे और आप क्योंकि आप अपने सेंटर में बैठे हो, मैं 200 नाड़ी सेंटर में होके गया हूँ, तो वहाँ क्या होता है ये मुझे पता है, वो आपको पता नहीं है। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थंब इम्प्रेशन और साथ में दिया है डेट ऑफ बर्थ, ये देना गलत है। सिर्फ चाहिए तो ईयर ऑफ बर्थ दे दो और उसमें लिखो कि हम ईयर ऑफ बर्थ इसलिए लेते हैं कि हमारे पास पैकेट जो है वो हम उसी ईयर के हिसाब से डालते हैं, इसीलिए हम मांग रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गेट दिस डेट ऑफ बर्थ हियर। तो ये आप लोग क्यों नहीं करें? और आपके बाकी वाले जो नाड़ी सेंटर वाले हैं वो क्यों नहीं करते? ये गलत काम है और इससे आपका ही प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों के मन में हमेशा आता है कि यार ये सब झूठा है, सब ये वो सब छोड़ो, वो सब बकवास करता है।
तो आपका आपने अपना आपके ऊपर आप पैरों आज भी बहुत सारा नाड़ी सेंटर्स ऐसा है विदाउट मैं भी आपको बोल रहा हूँ ईयर रहेगा तो थोड़ा ढूंढना इसी रहेगा। हमारा जो गुरुजी हमने जो सीखा उस जगह में वो ईयर भी नहीं लेते उन लोगों ने। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी ऐसे है कि आप यहाँ बैठे हुए मुंबई वहाँ पैकेट मंगवाना लाना आना ये आपके लिए प्रॉब्लम, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ईयर बोला। जब आप वहाँ तमिलनाडु में वही सेंटर जहाँ से आप पैकेट्स लाके वहाँ बैठे हो तो ईयर पूछने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो मैं जब गया था मैं ऐसी जगह गया था वहाँ ईयर पूछने की जरूरत नहीं, वो ये नहीं है तो वो नहीं तो ऐसा खत्म हो गया। ये क्योंकि आप यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ आपको लाना ये ना उसके ट्रांसपोर्टेशन जाना आना वहाँ का खाना पीना ये सब करने में हमें बहुत टाइम लगता है और पैसा खर्चा होता है, इसीलिए आपके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। आप आज मुलुंड में ये इस ऐसे वाले जय महावीर दर्शन में एक फ्लैट का ये लेना और तमिलनाडु के कहीं कोने में बैठ करके लेना, इसमें कम से कम 10 या 20 गुना उसको पैसा खर्चा होता है। और फिर आप कहोगे कि अब मुंबई के चार्जेस बहुत हाई है, तो समझ क्या मैं कह रहा हूँ सही है? सही है। क्या होता है हमारा खुद का गांव में मेरे जो कस्टमर है मेरे आश्रम में प्लेसेस में आकर मेरे से पत्री पड़ता है, सिंपली उनके लिए हम खाली 100 रुपया में भी नाड़ी शास्त्र का पत्री पढ़कर ले सकते हैं, जस्ट 100 रुपीज, क्योंकि मेरे मेंटेनेंस नहीं होता है, जगह का रेंटल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन इस तरह का जो एक सिटी में आज मेरा जो रेंटल है लगभग 25,000 रुपये का लगभग रेंटल है, वो रेंटल मेरे कंसल्टिंग चार्जेस से निकालना होगा, अगर कोई ऑप्शन तो है नहीं और कोई देने वाला नहीं है, उस कारण से वो चार्जेस वगैरह इधर रखना पड़ता है। तो नहीं अदरवाइज जो हम पत्री पढ़ते हैं हमें वो पत्री पढ़ने में बहुत बड़ा चार्जेस हमको रखकर हमको ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं, वो रीजन नहीं बनते, वो प्लेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, रेंटल प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। और भी थोड़ा मैं बताऊँ आपको, प्लेस तो है इसका रेंट, उसके साथ आप कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, आपके नाड़ी रीडर्स कितने हैं, ट्रांसलेटर्स कितने हैं, उनका आना जाना खर्चा खाना कम्प्लीटली सब कुछ वही नाड़ी ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसके ऊपर वो हर एक सेंटर का अपना चार्ज। अभी आपने कहा ना 25,000 ओनली फॉर रेंटल। पूना में एक जगह कोरेगांव पार्क जैसी जगह है कि वहाँ का रेंटल ही 50,000। अब क्या करोगे? देखिए वही चीज रहता है लोगों को भी। कहने की बात यह है कि लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए, मैं इसलिए ये बात छेड़ रहा हूँ और आपके साथ आपके विचार भी सुन रहा हूँ ताकि ये वीडियो जो लोग देखेंगे या आपकी और मेरी बात जो पढ़ेंगे उन लोगों को कम से कम ये पता चलेगा कि यार ये क्या है, और सिर्फ लोग नहीं कह रहे, ये नाड़ी सेंटर के एक प्रमुख जो है वो बात कर रहे हैं और उनके बात करने का एक अलग वेट होता है। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात होगी और हमेशा एक मन में लोगों के दिमाग में रहता है कि ये नाड़ी सेंटर वाले 14 नंबर का कार्ड निकालेंगे और शादी रिक्शा के बाद उसमें बोलेंगे ये मंत्र जो करना है वो हम करेंगे। क्या वो आदमी खुद कर नहीं सकता? अब करना चाहे तो दो चीजें मैं उसको पूरा आपको क्लियर करता हूँ। जनरल प्रेडिक्शन के बाद मोस्टली हर पेज में रेमेडियल नाम का चीज तो ऋषि को लिखा ही है, क्योंकि विदाउट रेमेडी सोल्यूशन नहीं होता। डॉक्टर से गई बुखार है बीमारी है तो चले जाओ बोलकर कोई जाते नहीं, उसकी मेडिसिन तो मांगेगी। तो हर मेडिसिन के पीछे इन दशा मुक्ति का कारण और इस ग्रहों के कारण इस आदमी का लाइफ में होने वाला असर इफेक्ट जो होता है वो किस तरह से कम कर सकते हैं, नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनका मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग बना सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। उसके लिए जो 14 चैप्टर में जो रेमेडियल है ऋषि ने लिखा रखा और रेमेडियल वो प्रेडिक्शन पढ़कर देना ये मेरा काम है सही, लेकिन वो रेमेडियल आपको मेरे हाथ से करके लेने का कोई काम नहीं करता। ये सबसे बड़ा बात है, कोई भी नाड़ी सेंटर में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेंटर में किसी के भी पूजा नहीं होता है, उधर हवन नहीं होता है, उधर यज्ञ नहीं होता है, उधर खाली कंसल्टिंग होता है। वो पूजा पाठ जो है वो खाली वैदीश्वरन कोयल टेम्पल उस रिलेटेड नवग्रह मंदिर में वो पूजा कर सकता है। अभी कर रहा है जो भी पूजा पाठ जो करना है उधर बेच कर ही वो पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वो हमारा गांव है इसलिए हम लोग बेचते इस तरह का लोगों को लगता है ये बात सच नहीं है। वो ऋषि लोग ने तैयार किया हुआ जो नवग्रह टेम्पल है, ऋषि लोग उसमें लिखा है नवग्रह टेम्पल, उस इक्वालिटी नवग्रह टेम्पल को हम दूसरा जगह में
पहचान नहीं पा रहे, मतलब दूसरा अवलर किधर रहता है। तो अभी शनि शिंगणापुर में शनि टेम्पल है, मैं मोस्टली शनि रिलेटेड रेमेडियल शनि शिंगणापुर में जाकर करने के लिए कह रहता हूँ, क्योंकि मैं शनि मंदिर जाकर आया, शनि शिंगणापुर जाकर आया, तो मैं उसको देखा, वो मंदिर में बहुत बार जाकर आई, तो फिर मैं शनि रिलेटेड पूजा के लिए मैं यहाँ से साउथ इंडिया नहीं भेजता हूँ, मैं सीधा इधर शनि शिंगणापुर में भेज देता हूँ। बाकी मंगल, गुरु, शनि, बाकी जो ग्रहों का जो रेमेडियल्स रहता है, उसके लिए जो पूजा पाठ रहता है, उसके जो रेमेडियल्स रहता है, वो रेमेडियल के लिए आप बताइए महाराष्ट्र में गुरु ग्रहों का जो दोष निवारण के लिए पर्टिकुलर प्लेस मैं नहीं जानता हूँ, नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता, तभी उधर ही भेजना पड़ता है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं वो एक तरह से सही है कि शनि मंदिर जो है यहाँ है, लेकिन मेरा थोड़ा विचार इससे अलग है। शनि मंदिर के लिए आप शिंगणापुर चले जाओ, लेकिन गुरु मंदिर के लिए आपको अलंगुड़ी जाना पड़ेगा। ये आपका कहने की बात है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है पट्टी में लिखा है कि आप तिरुमनंचेरी में जाओ, या पट्टी में बोला है कि शनि मंदिर में जाओ, जो वहाँ स्थित है, तो वहाँ ही जाओ। बराबर, वो पेजेस में लिखा रहता है इस मंदिर जाओ, शनि मंदिर में जाओ, तो वो एक्चुअली जो भी पेजेस में जो नवग्रह का ऋषि लोग ने जो प्रतिष्ठा किया, वो मंदिर ही लिखा रहता है, वही जाना है। अब समझ लो कि किसी ने महर्षि ने बोला है कि कोई भी मंदिर वो लिखा रहेगा, ऐसा हम बहुत सारे पेजेस पढ़ते हैं, शनि दोष निवारण करो, शनि मंदिर जाओ करके लिखा रहेगा, तभी मैं सीधा इनको इधर शनि शिंगणापुर भेज सकता हूँ। लेकिन वो तिरुनल्लार जाकर उस तालाब में नहाकर उस देवी के वो मंदिर में घी का जो आइन का जो अभिषेक करना, तो तिल तेल से करना, जो दीप बनाने लिखा रहेगा, तो इसमें कोई अपन को कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ, और आपके जो सैलून हैं उनसे बात करने के लिए उनको आप बुलाएंगे, और अपनी मैडम सुनंदा मैडम मुझे आपके इस सेंटर को बहुत अच्छे ढंग से चलाने हैं, उन दोनों का भी बहुत बढ़िया है, तो आप जरा उनसे बुलाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे।